एपिसोड 3। चांदबाई का कोठा। नंदराय ने जब अलमारी से मिले उन कागज को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो चिट्ठियां थीं। उसने एक चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगा। प्रिय लाली, तुम्हारी चिट्ठी मिली। जानकर अच्छा लगा कि अब तुम खुश रहने लगी हो, और ये जानकर और भी अच्छा लगा कि तुम्हारी खुशी की वजह मैं हूं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए यही कहूंगा कि खुशियों की वजह को थाम कर रखना। मैं चिट्ठियां लिखता रहूंगा ताकि तुम अपने मन की बात मुझसे कहती रह सको, अपना जी हल्का कर सको। जैसे ही बापू का गुस्सा कुछ शांत होता है, मैं गांव आऊंगा। तब सामने से तुम्हें देखूंगा कि खुश रहने वाली लाली कैसी दिखती है। अपना और अम्मा बापू का भी खूब ध्यान रखना। तुम्हारा नरेन। चिट्ठी थी कि कोई जलता हुआ अंगार जो किसी ने नंदराय के सीने पर रख दिया था। उसका बेटा और उसकी पत्नी। तो क्या ब्याह के दूसरे दिन तालाब के किनारे उन औरतों ने लाली और नरेन के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सच था? और उसके बाद भी लाली का वो उखड़ा उखड़ा हुआ सा बर्ताव, इससे आगे वो कुछ और सोच भी नहीं सका। अम्मा ने उसके ऐसे हाव भाव देखे तो उसके पास आकर उसे झिंझोड़ती हुई बोली, क्या हुआ? आखिर इस कागज में क्या लिखा है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अम्मा के झिंझोड़ने पर जैसे नंदराय को होश सा आया। उसने एकदम से चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, कुछ पुराने कागज हैं। उसने जान पूछकर अम्मा को झूठ कह दिया और फिर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अम्मा ने उसे यूं जाते हुए देखा तो टोकते हुए कहा, अरे अब कहां चल दिया? उस मनहूस को ढूंढने का कोई उपाय तो लगा। नंदराय ने बिना रुके जवाब दिया, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं अम्मा। वो जल्द से जल्द यहां होगी, और अगर यहां नहीं आई तो फिर कहीं नहीं जा सकेगी। और वो बाहर निकल गया। पीछे रह गई अम्मा की आंखों में जमाने भर की चिंता उभर आई थी। वहां लाली की जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने जल्दी से उठकर अपना सामान उठाया, क्योंकि अब उसके पास यहां रुकने का कोई कारण नहीं बचा था। नरेन को ढूंढते एक ही दिन में लाली निढाल सी हो गई थी। इसलिए उसने तय कर लिया था कि चाहे नंदराय अब उसे घर से भागने की कोई भी सजा दे, वो वापस लौट जाएगी। उसका दिल चाहा कि उस बूढ़ी औरत को जगाकर अपने जाने के बारे में बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस पागल माई को कुछ बताने या न बताने से क्या फायदा। लाली ने वहीं फुटपाथ के पास से गुजर रहे ऑटो रिक्शा को हाथ देते हुए रोका और स्टेशन चलने के लिए कहा। ऑटो वाले ने जब लाली को उस बूढ़ी माई के पास से आते हुए देखा तो ऑटो बढ़ाते हुए बोला, वो पागल माई आपकी कोई लगती है क्या? लाली ने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, नहीं तो। अच्छा, नहीं, असल में इतने सालों से उस माई को यहीं फुटपाथ पर रहते देखा है। लोग कहते हैं कोई 15-20 साल पहले इस शहर में अपने इकलौते बेटे को ढूंढने आई थी। ऑटो वाले ने बताया तो लाली का दिल उस माई के बारे में और जानने के लिए मचल उठा। उसने पूछा, फिर उनका बेटा मिला? कहाँ, माया नगरी है ये। जो एक बार गुम हो गया वो कहीं नहीं मिलता। कहते हैं कि गांव में साहूकार के कर्जे के डर से उनका लड़का यहाँ बंबई में काम ढूंढने आया था, लेकिन ना लड़का गांव लौटा ना उसकी कोई खबर आई। साहूकार का कर्ज माई ने घर बेचकर चुकाया और अपने लड़के को ढूंढने यहाँ चली आई। उन्हीं लोगों के मुंह से सुना था शुरू में माई ठीक थी, लेकिन बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल सी हो गई। बस 20 साल से इसी इंतजार में है कि उसका लड़का लौट आए। आज आपको उनके पास से उठते देखा तो मुझे लगा कि कहीं बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलने तो नहीं आ गया। लाली ने जब ये बात सुनी तो उसे जैसे सदमा सा लग गया। 20 साल? तो क्या मुझे भी नरेन को ढूंढने में इतना ही वक्त लग जाएगा?
ये सोचते ही लाली की तो रूह ही कांप गई। उसने एक झुरझुरी सी लेते हुए खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं वापस लौट जाऊंगी, चाहे नंजी और अम्मा मुझे कितनी ही बातें क्यों ना सुनाए। इतने बड़े शहर में तो नरेन को ढूंढते मैं भी कहीं पागल ही हो जाऊंगी। स्टेशन पहुंचकर उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और टिकट खरीदने लाइन में जा लगी। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि लाली की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसके मुंह से बरबस निकला, हे भगवान, ये तो गांव के बदमाश भोला ठाकुर के लोग हैं, जिन्हें मैंने नंदराय के कहने पर कर्जे की वसूली के लिए किसी को पीटते देखा था। तो क्या ये लोग यहां मुझे ढूंढते आए हैं? उन्हें पहचान कर और ये ख्याल आते ही लाली ने जल्दी से सिर पर रखी हुई चुनरी का घूंघट काट लिया। अब चुनरी के अंदर से वो तो भोला के आदमियों को देख सकती थी, लेकिन वो लोग लाली को चाह कर भी नहीं पहचान सकते थे। अपने शक को परखने के लिए लाली अपना बैग उठाए टिकट की लाइन छोड़कर उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े गार्ड से एक फोटो दिखाकर पूछ रहे थे, अरे भैया, ये छोरी 2 दिन पहले घर से भाग गई है, तूने देखा है क्या इधर कहीं? गार्ड ने पहले उन लोगों का चेहरा देखा, फिर कुछ उकताई हुई आवाज में बोला, ये तेरे गांव की पंचायत ना है, बंबई है बंबई। लाखों लोग आते जाते हैं यहां से। अब क्या मैं हर किसी का चेहरा पहचानता फिरूंगा? गार्ड की बात सुनकर वो आदमी अपने 3 साथियों के साथ आगे बढ़ गया। फिर वो लोग वहां आसपास मौजूद हर स्टॉल वालों से भी पूछने लगे थे। लाली उनके पीछे पीछे ही थी, ताकि उनकी बातचीत से पूरी स्थिति का अंदाजा लगा सके। उन लोगों ने एक पानी बेचने वाले के पास पहुंचकर लाली की तस्वीर दिखाई ही थी कि उसने उसे पहचानते हुए कहा, हाँ भैया, अभी कल सुबह ही तो हमारी दुकान से पानी लिया था इसने। इतना सुनते ही भोला के आदमी एकदम से खुश हो गए। उन्होंने फिर आगे पूछा, कुछ पता भी है कि यहां से कहां गई होगी? दुकान वाले ने याद करते हुए कहा, सही सही तो याद नहीं है भैया, लेकिन वो शायद किसी हॉस्टल का पता पूछ रही थी। उनकी बातें सुनकर घूंघट ओढ़े लाली का जी थक से रह गया। उसे लगा अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। तभी चारों लोग कोने में जाकर बातें करते हुए बोले, इस छोरी को किसी भी तरह ढूंढकर नंदराय को वापस सौंपना है। दूसरे ने उसकी बात सुनकर कहा, तुझे क्या लगता है 2 दिन हो गए छोरी को घर से निकले, अब तक क्या सही सलामत होगी? ये बंबई बस शिकार और शिकारियों की नगरी है। अब शिकारी तो वो गांव की छोरी हो नहीं सकती, इसलिए अब तो पक्का किसी ने उसका शिकार कर लिया होगा। और क्या वैसी लड़की को नंदराय अपने घर में वापस रखेगा? कहकर वो आदमी मक्कारी से हंसने लगा। ये सुन पहले आदमी ने उसे डांटते हुए कहा, अब नंदराय उसे रखे या काट कर तालाब में फेंक दे, ये उसकी मर्जी। हमें तो लड़की को ढूंढकर उसे सौंपना है और अपने पैसे ले लेने हैं। क्या बात कर रहे हो गुरु, बस पैसे लेने हैं? इतनी मेहनत हम करें तो थोड़ी मलाई तो हमें भी खाने को मिलनी चाहिए। वैसे भी एक लड़की के साथ एक आदमी ऊंच नीच कर बैठे या 10 आदमी, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? उनमें से किसी एक ने जब ये बात कही तो वहीं घूंघट में खड़ी लाली अंदर तक हिल गई। तभी उनके सरदार ने कहा, अरे जो करना होगा कर लेना तुम लोग भी, बस वो छोरी मिल तो जाए सही, पहले उसे ढूंढो। उनकी बातें सुनकर अब लाली को वहां और रुकने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ नंदराय और अम्मा की डांट की बात होती तो और बात थी। यहां तो नंदराय के भेजे गुंडे लाली को अपना शिकार बनाने की बात कर रहे थे। उसने कुछ तय करते हुए अपने बैग को जोर से थाम लिया और तेजी से वहां से बाहर निकल गई। अभी वो तेज तेज चलती हुई स्टेशन के बाहर निकल ही रही थी कि तभी सामने से आ रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी से जा टकराई। उसके हाथ से छूटकर उसका बैग नीचे गिर पड़ा। साथ ही उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में पकड़ा सब्जियों का थैला भी नीचे जा गिरा था। उसमें रखी सारी सब्जियां भी बिखर गई थीं। उसने जल्दी से अपना घूंघट पीछे किया
और उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा चाचा, मैं बड़ी जल्दी में थी इसलिए आपको देख नहीं पाई। कहते हुए वो एकदम से झुककर सब्जियां उठाने लगी, जबकि सामने खड़ा आदमी उसे देखकर हैरान था। उसने जैसे कुछ ही पलों में ये इरादा कर लिया कि उसे क्या करना है। लाली के साथ साथ वो भी नीचे बैठकर सब्जियां उठाता हुआ बोला, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। वैसे इतनी जल्दी में कहाँ जाना था तुम्हें? उस आदमी का सवाल सुनकर लाली कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। ऐसे किसी अनजान को कुछ भी बताने के लिए मना किया होगा ना तुम्हारे घर वालों ने? उस आदमी ने अपना अगला पासा फेंका। लाली को शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि कैसे ये आदमी मुझे बेटा बेटा कह के बातें कर रहा है और मैं हूं कि। उसने सब्जी का थैला उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैं यहाँ कोई काम ढूंढने आई हूँ। गांव में बाढ़ की वजह से सब खत्म हो गया, तो काम की तलाश में यहाँ आ गई। इतने बड़े शहर में कुछ कमाने खाने मिल जाए। लाली ने झूठ बोलते हुए बताया। तो उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा, शायद मैं ये बोलते हुए कुछ अजीब लगूंगा बेटा, लेकिन ऐसा लगता है भगवान ने हमारा ये टकराना जरूर कुछ सोच समझकर ही लिखा होगा। जी मैं कुछ समझी नहीं, लाली ने ना समझी भरे लहजे में कहा। देखो बेटा, मैं घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करता। तुम्हें काम की तलाश है और मेरे एक पड़ोसी को किसी एक अच्छे तौर तरीके वाली लड़की की जो उसके बच्चे को संभाल सके। मेरा मतलब है अगर तुम्हें ऐसी नौकरी करनी हो तो। उस अधेड़ आदमी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जबकि लाली के दिमाग में अभी एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह से उसे यहां से निकल जाना चाहिए। मैं अकेली कहां कहां भटकूंगी। अगर इस आदमी के साथ चली जाऊं तो क्या पता मुझे वो नौकरी मिल ही जाए, और यहां अगर ज्यादा देर तक रुकी तो क्या पता वो नंदराय के आदमी मुझे ढूंढ ही निकाले। नहीं नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। सोचते हुए लाली ने उस आदमी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं चाचा, चलिए मैं आपके साथ चलती हूं। कहकर लाली ने सिर पर रखे पल्लू को फिर से कुछ और नीचे कर लिया ताकि उसका चेहरा अच्छी तरह ढक जाए। उस आदमी के चेहरे की चमक तो देखती बनती थी। उसने बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस तरफ चलो बेटा, यहीं कुछ ही दूर पर रहते हैं वो लोग। 15-20 मिनट चलने के बाद लाली उस आदमी के साथ तंग गलियों से होते हुए एक मोहल्ले में आ गई थी। लाली को यह इलाका काफी पुराना बसा हुआ महसूस हो रहा था और न जाने क्यों यहाँ की हवा उसे जैसे किसी खतरे का आभास दे रही थी। वो कुछ ठिठक सी गई। उसे इस तरह रुकते हुए देखकर उस आदमी ने कहा, क्या हुआ बिटिया, थक गई क्या? अब बस 50 कदम भी नहीं होंगे, पहुंच ही गए हम लोग। कहकर उसने लाली को एक बार फिर से अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। फिर कुछ ही दूर चलने के बाद वो आदमी एक रंग बिरंगी रोशनी लगे हुए दरवाजे पर पहुंचकर लाली से बोला, तुम यहीं बरामदे में बैठो बेटा, मैं अंदर उन्हें खबर कर देता हूं। लाली को वहीं बरामदे में बिठाकर वो आदमी अंदर चला गया। लाली ने अपना बैग वहीं नीचे रखा और जिस दरवाजे से आई थी वहीं खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। तभी वहां से गुजरते एक आदमी की नजर उस पर पड़ी तो उसने कुछ, आज ये चांद बाई के कोठे पर नई चांदनी कौन है? उसके साथ चल रहे दूसरे आदमी ने कहा, कोई नई कबूतरी है शायद, आज शाम इसी के साथ बुक कर लेते हैं यार। लाली का इतना सुनना था कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। चांद बाई का कोठा, इसका मतलब ये आदमी मुझे कोठे पर। ये ख्याल मन में आते ही लाली ने पलटकर पीछे देखा। सामने से 2 डरावने चेहरे वाले मुस्टंडों को साथ लिए वो ही आदमी चला आ रहा था जो उसे यहां लेकर आया था। उनके पीछे एक मोटी सी औरत थी
जो जबरदस्ती खुद को छोटी सी चोली में अटाने की कोशिश में मांस का पहाड़ मालूम पड़ रही थी। लाली की नजर उन पर जैसे ठहर सी गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन ने बस दो ही शब्द कहे, भाग लाली। और फिर लाली वहां से एक लंबी छलांग लगाकर बाहर की तरफ कूद गई। पीछे आते हुए मुस्टंडों ने जब उसे ऐसे भागते देखा तो उसके पीछे दौड़ने लगे। लाली ने उन्हें पीछे आते हुए देखा तो अपनी चाल और तेज कर दी। उसे कुछ न सूझा तो वो दाईं ओर दिखने वाली पतली सी गली में दौड़ती चली गई। दौड़ती भागती लाली को यह देखकर अच्छा लगा कि वहां तंग गलियों का जैसे जाल सा बुना था। वो आड़ी तिरछी गलियों में घुसते निकलते काफी दूर निकल आई थी। अभी वो भागती हुई दूसरी गली में घुसने ही जा रही थी कि तभी पैरों में से किसी चीज की ऐसी ठोकर लगी कि वो औंधे मुंह नीचे सड़क पर जा गिरी। हाथों और कपड़ों पर लगी मिट्टी छाड़ती हुई लाली ने पीछे पलटकर देखा तो 55-60 साल का आदमी सड़क के बीचों बीच बैठा अपने सीने पर हाथ रखे दर्द से तड़प रहा था। लाली का एक बार को तो दिल चाहा कि इस आदमी को छोड़कर उसे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसे इतनी तकलीफ में देखकर लाली के मायूस दिल से रहा भी नहीं जा रहा था। उसे एक तरफ तो पीछे से आ रहे गुंडों का डर था, जो कि शायद उसे हमेशा हमेशा के लिए किसी गंदे दलदल में ले जाने वाले थे, और दूसरी तरफ दर्द से तड़पता यह आदमी जिसे यूं छोड़कर जाने का मतलब था शायद उसे मौत के मुंह में छोड़कर चले जाना। लाली वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए।